Hello students, I am going to explain about volume, mass and weight. मैं आपको इस वीडियो में वॉल्यूम, मास एंड वेट के बारे में बताने जा रहा हूँ। यहाँ ध्यान दें, वॉल्यूम, मास एंड वेट। ओके, वॉल्यूम को हिंदी में आयतन कहते हैं, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, वेट को हिंदी में भार कहते हैं। तो आप इसकी हिंदी को भी समझ गए। अब आइए जाने वॉल्यूम यानी आयतन क्या है। देखिए डिफिनेशन लिखा है यहाँ, इट इज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी वॉल्यूम के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट यानी किसी वस्तु का नाम नहीं है, बल्कि वॉल्यूम स्पेस का नाम है, जगह का नाम है, स्थान का नाम है। ठीक है, अब सवाल ये कि वॉल्यूम किस जगह, किस स्थान, किस स्पेस का नाम है। ठीक है, तो वॉल्यूम उस स्पेस का नाम है, उस जगह का नाम है, उस स्थान का नाम है जो किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु यानी चीज के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है, मतलब छेका जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये एक डस्टर है, डस्टर है भी, मानना नहीं है, ये डस्टर है। अब इसे हम रखते हैं तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही इसे हम किसी जगह पे रखेंगे तो ये डस्टर जगह छेकेगा, यानी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जितना जगह छेकेगा, जितना जगह ऑक्यूपाई करेगा, उसी जगह को, उसी स्पेस को, उसी स्थान को वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना है तो फिर उस ऑब्जेक्ट के लेंथ यानी लंबाई, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई एंड हाइट यानी ऊंचाई को पहले मालूम करना होगा और फिर तीनों को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसा करने से उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम यानी आयतन मालूम हो जाएगा। यह हुआ ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम यानी आयतन को निकालने का फॉर्मूला, तरीका, वे। आई होप कि आपको आयतन यानी वॉल्यूम समझ में आ गया होगा। ध्यान रहे, वॉल्यूम यानी आयतन किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, बल्कि यह एक स्थान का नाम है। ठीक है, यहां देखिए लिखा है क्यूब मीटर, क्यूब सेंटीमीटर एंड क्यूब फीट। ये वॉल्यूम यानी आयतन का यूनिट है, यानी कि मात्रा है। जब किसी वॉल्यूम यानी आयतन के मान को लिखा जाता है तो उसे क्यूब मीटर, क्यूब सेंटीमीटर या क्यूब फीट में लिखा जाता है। मगर कब? जब ऑब्जेक्ट यानी वस्तु सॉलिड हो। अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड है, मतलब ठोस है, तब उसका आयतन यानी वॉल्यूम मीटर क्यूब या क्यूब मीटर या क्यूब सेंटीमीटर या क्यूब फीट में लिखते हैं। मतलब इन तीनों में से किसी एक यूनिट में लिखा जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन याद रहे, अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड है तब। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड नहीं है, फ्लूइड है, फ्लूइड यानी FLUID। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट फ्लूइड है, FLUID, फ्लूइड, तो अब आप कहेंगे कि फ्लूइड क्या है? तो लिक्विड या गैस को फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड को हिंदी में तरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरल। फ्लूइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? तरल। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट फ्लूइड है यानी तरल है, यानी कि लिक्विड या फिर गैस है, यानी कि द्रव या फिर गैस है, तो उसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे यानी आयतन निकालेंगे, तब उस आयतन के मान को यानी कि वैल्यू को हम या तो मिली लीटर में लिखेंगे या फिर लीटर में लिखेंगे। मिलीलीटर या लीटर, याद रखिएगा। जैसे कि अगर हम मार्केट गए और हमको लेना है मान लीजिए 5 kg मिल्क। ठीक है, तो मान लीजिए कि 5 kg मिल्क लेना है,
तो 5 kg मिल्क का यानी मिल्क का जो वॉल्यूम होगा यानी आयतन होगा उसे हम लीटर में या फिर मिलीलीटर में, अगर बड़ी चीज़ है तो लीटर और छोटी चीज़ है तो मिलीलीटर में लिखते हैं। आप देखा भी होगा कोई भी अगर लिक्विड बाजार से खरीद के लाते हैं तो उसे लीटर में लाते हैं, लीटर में मांगते हैं, लीटर में पूछते हैं, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, लिक्विड है। तो समझ गए। अब आइए जाने मास किसे कहते हैं। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। एंड इसका डिफिनेशन है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि मास के बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट में मौजूद मटेरियल, ऑब्जेक्ट में मौजूद मटेरियल का जो अमाउंट होगा उसी को मास कहते हैं। समझ गए। यानी कि वस्तु में मौजूद जो सामग्री है और उस सामग्री का जो मात्रा है उसी को द्रव्यमान कहते हैं, इंग्लिश में मास कहते हैं। अब कहेंगे कि मटेरियल या सामग्री किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं कि जैसे कॉइन, ठीक है, अगर कॉइन मान लीजिए कि गोल्ड का बना है तो यहां पर कॉइन एक ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहलाएगा, और ये कॉइन यानी सिक्का गोल्ड का बना है तो गोल्ड को मटेरियल यानी सामग्री कहेंगे, ठीक है। यानी मटेरियल उस सब्सटेंस को कहते हैं जिससे कोई चीज़ बनाई जाती है। यानी अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से बनाई जाती है तो उसको सामग्री यानी मटेरियल कहते हैं। ये भी आप जान गए, समझ गए। जैसे फिर एक एग्जांपल दे, जैसे ब्रिक यानी ईंटा, अगर हम मिट्टी से बना रहे हैं तो ब्रिक ऑब्जेक्ट हुआ यानी वस्तु हुआ, और वो किससे बन रहा है, मिट्टी से यानी सॉइल से, तो सॉइल क्या हुआ, सॉइल मटेरियल हुआ, सामग्री हुआ। अगर खाने पीने की चीज़ है तो इसी मटेरियल को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, अगर मेडिसिन है तो इसी मटेरियल को कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कॉइन और वो गोल्ड का बना है तो गोल्ड क्या होगा, मटेरियल। अब उस मटेरियल का जो अमाउंट होगा यानी मात्रा होगा उसी को कहेंगे मास या फिर द्रव्यमान। समझ गए। तो मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद मटेरियल के अमाउंट को मास कहते हैं। इसे हिंदी में समझिए, किसी भी वस्तु में मौजूद सामग्री के मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। और मैं बता दूं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट में मौजूद मटेरियल का अमाउंट बढ़ेगा तो उसका मास भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे अमाउंट घटेगा, ठीक है, तो वैसे वैसे मास भी घटेगा। यानी मास का बढ़ना घटना डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट में मौजूद मटेरियल के अमाउंट पर, ठीक है, ओके। और भी जाने इसे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है जी मीन्स ग्राम, केजी मीन्स किलोग्राम, एंड यहाँ है पाउंड, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का मास निकाल रहे हैं यानी द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो उसके मान को या तो ग्राम या किलोग्राम या फिर पाउंड में एक्सप्रेस करते हैं यानी व्यक्त करते हैं। और एक बात और भी बता दें कि मास को स्मॉल m से डिनोट करते हैं एंड वॉल्यूम को v से डिनोट किया जाता है। डिनोट किया जाता है मतलब सूचित किया जाता है, ठीक है। तो आप जान गए वॉल्यूम के हिंदी को, इसके डिफिनेशन यानी परिभाषा को, एंड इसके यूनिट को यानी मात्रा को। उसी तरह से मास के हिंदी को, उसके परिभाषा यानी डिफिनेशन को, एंड साथ में उसके यूनिट यानी मात्रा को, ठीक है। अब आइए जाने वेट, जिसे हिंदी में भार कहते हैं। आइए भार किसे कहते हैं ये जाना जाए। देखिए डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, वेट यानी भार का डिफिनेशन, इट इज अ फोर्स, ध्यान से सुनिए, इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ तक समझिए, कहा जा रहा है कि वेट इज अ फोर्स। पहली बात कि वेट एक फोर्स का नाम है, ठीक है। एक्सर्टेड बाय अर्थ, जो अर्थ के द्वारा लगाया जाता है, और कहाँ, ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के मास पर। अब यहाँ पर देखिए मास आ गया, मास वर्ड, तो मास के बारे में तो आप पहले ही जान गए, ठीक है, कि मास क्या है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के मास पर, किसी ऑब्जेक्ट के मास पर, ठीक है, जमीन यानी अर्थ यानी पृथ्वी जितना बल यानी फोर्स लगाएगा उसी बल को, उसी फोर्स को भार कहते हैं। सुन लिया, फिर से समझिएगा, भार यानी वेट क्या है, ये एक फोर्स है यानी कि बल है यानी कि ताकत है।
जो लगाता है कौन? पृथ्वी यानी अर्थ यानी जमीन। किस पर? किसी ऑब्जेक्ट के मास पर, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान पर, वस्तु पर नहीं उसके द्रव्यमान पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के मास पर। याद रखिएगा, अर्थ यानी पृथ्वी जो फोर्स लगाती है, फोर्स किस पर लगता है? ऑब्जेक्ट पर नहीं लगता है, ऑब्जेक्ट के मास पर लगता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का मास ऑब्जेक्ट के मास पर लगता है, तो मीन्स ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा रहेगा अर्थ को उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना होगा, और ऑब्जेक्ट का मास जितना कम रहेगा अर्थ को उतना ही कम फोर्स लगाना होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर 50 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और उसका मास 50 kg है, ठीक है, और फिर एक और ऑब्जेक्ट है और उसका मास 10 kg है, तो अब आप सोचिए किसको अपनी तरफ खींचने के लिए जमीन को ज्यादा फोर्स लगाना होगा और किसको खींचने के लिए जमीन को कम फोर्स लगाना होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर 50 kg का है तो उसे खींचने के लिए जमीन को ज्यादा फोर्स लगाना होगा, और जो 10 kg का उसे खींचने के लिए जमीन को कम फोर्स लगाना होगा। क्यों? क्योंकि 50 kg का मतलब हुआ मास ज्यादा है और 10 kg का मतलब मास कम है, ठीक है। तो मास के बढ़ने घटने से वेट बढ़ता घटता है, समझा। और मैं बता दूं कि सिर्फ मास ही नहीं, देखिए यहां लिखा है इट चेंजेस ड्यू टू मास एंड डिस्टेंस, यानी कि किसी भी चीज का वेट बढ़ता घटता है दो वजह कर, या तो उसका मास बढ़े घटे और या नहीं तो डिस्टेंस यानी दूरी बढ़े घटे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि 50 kg सपोज कीजिए 50 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और वो ज़मीन पर रखा हुआ है। तो जब ज़मीन पर रखा हुआ है तो उसका जितना वेट होगा यानी जितना भार होगा, ठीक है, उससे कहीं कम यानी बहुत कम हो जाएगा वेट। कब? जब इसे हम चांद पर रखते हैं यानी मून पर रखते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि मून पर वेट जमीन पर के वेट का 1/6 हो जाता है, यानी छठा हिस्सा हो जाता है। जैसे कि जमीन पर अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट का वेट 30 kg है तो चांद पर उसका वेट हो जाएगा 6 से आप डिवाइड कर दीजिए यानी 5 kg, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जमीन पर मान लीजिए कि कोई चीज़ है ज़मीन पर और उसका सपोज कीजिए कि 30 kg उसका मास है, 30 kg। ज़मीन पर कोई ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है और उसका मास 30 kg है, ठीक है। तो फिर अब ये पूछा जाए कि अगर इसी ऑब्जेक्ट को यानी वस्तु को चांद पर ले जाया जाए तो मास कितना होगा एंड वेट कितना होगा। तो मैं बता दूं कि मास बदलेगा नहीं। अगर 30 kg का अगर ऑब्जेक्ट 30 kg का है तो ज़मीन पर 30 kg है तो चांद पर भी उसका मास 30 kg ही रहेगा। याद रखिएगा, मास बदलता नहीं है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। दूरी के बदल जाने से, प्लेस के बदल जाने से, स्थान के बदल जाने से, जगह के बदल जाने से मास यानी द्रव्यमान नहीं बदलता है। अगर उसका 30 kg यहाँ मास है तो कहीं और रख दीजिए, जैसे चांद पर रख दीजिए, तो भी उसका मास यानी द्रव्यमान 30 kg रहेगा। लेकिन वेट कितना हो जाएगा? तो उसका वेट जितना यहाँ है ज़मीन पर उससे 6वां हिस्सा मतलब कि 6 से डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उतना भार चांद पर हो जाएगा, मतलब चांद पर कम हो जाएगा, ठीक है। तो क्यों कम हो जाएगा? तो यहाँ पर एक ही बात जानना है, कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूरी में बदलाव आ गया। मतलब कि दूरी में बदलाव आने से या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। जैसे चांद पर भार ज़मीन के कंपैरिजन में, तुलना में कम हो जाता है। अगर चांद पर से किसी चीज़ को यहाँ लाया जाए तो चांद पर जितना भार होगा उसका 6 गुना भार ज़मीन पर हो जाएगा यानी बढ़ जाएगा। तो मतलब किसी चीज़ को ज़मीन पर से उठाकर चांद पर रखते हैं तो घट जाता है भार, और चांद पर से उठाकर ज़मीन पर रखते हैं तो बढ़ जाता है भार यानी भार बढ़ जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं? दूरी यानी डिस्टेंस के बदलने से भार यानी वेट में बदलाव आ जाता है। लेकिन ध्यान रहे, मास में बदलाव नहीं आता है। तो समझ गए? एक चीज़ तो ये हो गया। और दूसरा, अगर आप दूरी नहीं बदल रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस में बदलाव नहीं ला रहे हैं, लेकिन मास में बदलाव ला रहे हैं, द्रव्यमान में बदलाव ला रहे हैं, तो भी भार में बदलाव आ जाएगा, ठीक है। तो भार में बदलाव कौन लाता है, यानी किसके वजह कर भार में बदलाव आ जाता है, यानी किसके वजह कर वेट में चेंज आता है? 2 वजह कर, एक डिस्टेंस एंड दूसरा मास। तो मास एंड डिस्टेंस आर फैक्टर्स फॉर चेंजिंग ऑफ वेट, ठीक है। और एक चीज़ और जान लीजिए, जनरली लोग समझते हैं
कि भार वजन का नाम है, लेकिन नहीं, भार और वजन अलग चीज़ है। वजन का मतलब होता है द्रव्यमान यानी मास, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी। और भार क्या है? भार वजन नहीं है, भार नाम है बल का यानी फोर्स का। याद रखिएगा, भार किसका नाम है? भार नाम है बल का यानी फोर्स का। जमीन जिस ताकत से, फोर्स से, बल से किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है, उसी बल का, उसी फोर्स का, उसी ताकत का नाम है भार। तो आप देख रहे हैं, भार बिल्कुल अलग चीज है, वजन बिल्कुल अलग चीज है, ठीक है। तो और जान लीजिए कि जिस तरह से आपने देखा वॉल्यूम को क्यूब मीटर, क्यूब सेंटीमीटर, क्यूब फीट, मिलीलीटर एंड लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, एंड मास को ग्राम, किलोग्राम एंड पाउंड में एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरह से वेट को न्यूटन एंड डायन में एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि भार का जो वैल्यू है उसे न्यूटन या फिर डायन में एक्सप्रेस करते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पर पाउंड की स्पेलिंग है POUND, पाउंड। पाउंड का मतलब करेंसी भी होता है, आपको पता है। और एक पाउंड होता है POND, पाउंड, उसका मतलब तालाब होता है, ठीक है। तो यहाँ स्पेलिंग है POUND, पाउंड। तो आई होप कि आपको वॉल्यूम, मास एंड वेट समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूं कि वॉल्यूम, मास एंड वेट पर मैंने और भी वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।